बात को दमदार तरीके से रखते हैं और उत्तराखंड की सियासत में मौजूदा वक्त में जो मंत्रालय उनके पास है वो है खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय। जी, मैं बात कर रहा हूं अरविंद पांडे की। अरविंद पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद भाई साहब। तिलक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे जी, शुरुआत मैं आपसे करता हूं क्योंकि मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं और कुछ सवाल होंगे और कुछ जवाब होंगे। और सबसे पहले इस बात के लिए शुक्रिया मैं अदा करना चाहूंगा कि आप मीडिया के लिए आजकल बहुत कम वक्त निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए वक्त निकाला आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी भाई साहब, मेहरबानी। पांडे जी, मेरी शुरुआत आपसे शिक्षा मंत्रालय को लेकर। बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके पास थी। आपने शिक्षा विभाग में ऐसे कौन से काम किए जो मील का पत्थर है? जरा सबसे पहले उसी से ही बात कर लेते हैं। क्या किया अरविंद पांडे जी ने? मैं सबसे पहले तिलक भाई, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज आपके चैनल के माध्यम से हमारे विभाग में, शिक्षा विभाग में एक से एक क्रांतिकारी बदलाव आए हैं जो आम जनता तक पहुंचेंगे। और मैं आपको विधिवत जानता हूं, आज की मीडिया के जो लोग होते हैं सब अच्छे होते हैं, लेकिन उनमें आप अलग से वास्तव में बहुत अच्छे हैं। मैं आपको व्यक्तिगत जानता हूं। तिलक जी, जो आपने बात की कि शिक्षा विभाग में क्या क्या बदलाव आए हैं, मैं भाई साहब आपको बताना चाहता हूं। और जो प्रदेश की जनता जानती है, मैं वही विषय बोलूँगा जो हमने किया है। विद्यालयी शिक्षा को लोग कहते थे कि ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग अटैचमेंट का विभाग है, ये उद्योग विभाग है। मेरे शिक्षा मंत्री बनने से पहले ये आम जनता की धारणा थी। कुछ लोगों ने बनाने की भी कोशिश की। मैं बिल्कुल भगवान को साक्षी मान के कह सकता हूँ कि आपके आशीर्वाद से, प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से मुझ जैसे छोटे से व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनने का मौका मिला, तो मैंने कोशिश की कि शिक्षा विभाग की जितनी लीकेज है उस लीकेज को बंद करके जितना इस प्रदेश का सुख है, दुख है, सबके हिस्से में बराबर आना चाहिए। किसी को अलग से सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। ट्रांसफर पोस्टिंग अटैचमेंट, ये जो धंधेबाजी थी, इसको 100% समाप्त किया गया। ट्रांसफर पोस्टिंग तो आपने बंद की। मैं 3 उपलब्धियों का जिक्र कर रहा हूं बतौर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी की। वो 3 उपलब्धियां कौन सी हैं जो मैं ये कहूं कि कोई शिक्षा मंत्री नहीं कर पाया, वो अरविंद पांडे जी ने किया? वो 3 उपलब्धि। बिल्कुल तिलक जी, मैं सबसे पहले उपलब्धि टू दी पॉइंटेड करना चाहूँगा, आपसे बताना चाहूँगा कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए उत्तराखंड प्रदेश फिसड्डी प्रदेशों में होता था, लेकिन हमारे शिक्षकों के मेहनत की बदौलत, हमारे अधिकारियों की एक सामूहिक मेहनत की बदौलत शिक्षा की गुणवत्ता पे हमने काम किया, जिसका प्रमाण है कि पहली बार राजकीय स्कूलों में 56,172, मैं आंकड़े दे रहा हूँ आपको, 56,172 छात्र संख्या बढ़ोतरी हुई है। हमेशा सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या घटती थी। एक उपलब्धि। दूसरी उपलब्धि, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए उत्तराखंड बहुत पिछले पायदान पर होता था। आज नीति आयोग ने शिक्षा की गुणवत्ता पर जो अपने उसके मानक हैं, उस मानकों पर सर्वे किया, तो उत्तराखंड शिक्षा की गुणवत्ता के लिए आज पूरे हिंदुस्तान में फिसड्डी स्थान से ऊपर उठकर आज 4थे स्थान पे आया है। यह हमारी शिक्षा की गुणवत्ता है। तीसरा, कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों में ये जो पाठ्यक्रम है, एक ये बहुत बड़ा व्यवसाय होता था। हमने कोशिश की कि जिस किताब से करोड़पति का बेटा पढ़ेगा, उसी से गरीब का बेटा पढ़ेगा। हमने सभी प्राइवेट लेखकों की किताबों का धंधेबाजी समाप्त किया और एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम हमने लागू किया। लेकिन पांडे जी, ये एक सवाल ये भी है कि फीस एक्ट अभी तक नहीं आया। जैसे ही आप मंत्री बने थे, शिक्षा मंत्री, आपने सबसे पहले ये कहा था कि हम फीस एक्ट लाएंगे, लेकिन अभी तक वो एक्ट नजर नहीं आया। आम जनता चाहती थी कि अरविंद पांडे वो फीस एक्ट लाएं, लेकिन अभी तक क्यों नहीं? वो फीस एक्ट कहाँ है? बिल्कुल, फीस एक्ट लागू होना चाहिए और हम अलग से इसको इसलिए नहीं कर पाए। हम अपनी कमी को कहीं ना कहीं हम स्वीकार करते हैं कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन आप भी जानते हो भाई साहब कि लगभग 1.5 साल 2 साल से हम कोविड की उलझन में उलझे हुए हैं। सभी स्कूल बंद थे, तो हम इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ गई। रिपोर्ट सब हमारे पास तैयार है। जो नई शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट है, उसमें ऑलरेडी प्राइवेट स्कूलों को ये निर्देशित किया गया है कि आप वेबसाइट पे अपने सभी रिपोर्ट्स को अपलोड आप करेंगे ऑनलाइन। जी, फीस, मैं फीस की बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल, वो गरीब जो बच्चा पढ़ना चाहता था, मैं आपको, हमारी आपकी बात एक ही है, हम कह नहीं पा रहे, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। नई शिक्षा नीति का हम वो पॉइंट हम अपने कैबिनेट पे लाने जा रहे हैं
जो फीस एक्ट से भी बड़ा होगा। अब महज कुछ दिन बचे हैं जी हाँ, आपकी सत्ता में हो आते सकता ही है। जब आपके पास जी, विभाग बिल्कुल, था, बिल्कुल, तब बिल्कुल। आपने ये बात कही थी मैंने- फीस लेकर आऊंगा। शुरुआत अरविंद जब- पांडे जी ने ये बात बोली, वो कैसे मुकर गए इस बात जब से? मंत्रालय जी। आपको मिला, आपका पहला फीस वर्जन ही एक्ट- यही था कि हम फीस एक्ट को लाएंगे। हम काफी लागू करने में देरी हमसे हुई है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मैं उससे पीछे नहीं हट रहा हूँ। देरी नहीं सर, लेकिन लगभग 4.5 साल आपने फीस एक्ट लाने में अब ऐसा समय ना, लगा दिया। भाई साहब, अब उसको क्यों हम नहीं कर पाए, क्या नहीं कर पाए, उसमें तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने इसको स्वीकार किया है कि बहुत पहले हो जाना चाहिए क्या था। शिक्षा माफियाओं का दबाव था? नहीं, आप जानते हो कि मैं दबाव में काम नहीं करता। मैं जानता हूं। हाँ, मैं दबाव में काम नहीं करता। पांडे जी ने जो कमिटमेंट किया बिल्कुल, देश के हाँ। राज्य की आवाम से, वो कमिटमेंट क्यों मैं- नहीं पूरा हुआ? आखिरकार क्या वजह रही बिल्कुल, उसकी? मैं वजह आपको बता रहा हूँ। 1.5 साल 2 साल कोविड की समस्या आ गई। रिपोर्ट्स हमारे पास सब जिलों से हमने मंगा ली है, जो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं उनसे, डीएम के माध्यम से हमने डीएम को कमेटी का अध्यक्ष बनाया और उनके माध्यम से सभी जिलों से रिपोर्ट हमने मंगा ली है। फीस एक्ट लागू जी हाँ, फीस एक्ट लागू के लिए ही। और ये जो हम फीस एक्ट बनाना चाहते हैं ना, इससे अच्छा ड्राफ्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का नई नीति, नई शिक्षा नीति में प्राविधान किया गया है। हम उस पॉइंट को कैबिनेट में लाने जा रहे हैं। 17 तारीख की कैबिनेट में हम ये पॉइंट लाने जा रहे हैं, जिससे आप आप, लेकर आएंगे? जी हाँ, जिससे जो ये फी एक्ट से भी बड़ा प्राविधान है, वो सबको नहीं, प्राइवेट। जो आपकी कल्पना थी, जो आप जी हाँ, फीस बिल्कुल, एक्ट आएगा। जी हाँ, जो आप चाहते थे। बिल्कुल जो मैं चाहता था, उससे बढ़िया ड्राफ्ट नई शिक्षा नीति में प्राविधान उसका सेंटर से ही है। हम उस पॉइंट को हम लागू करने जा रहे हैं, जो आम जनता को राहत मिलेगी, और जो मैंने कमिटमेंट किया था वो मेरा कमिटमेंट भी पूरा होगा। लेकिन जुम्मा 20-25 दिन बचे हैं सरकार के, 17 आचार संहिता लगने बिल्कुल, कोई बात नहीं, मन में नीयत ठीक हो भाई साहब, तो दिन 24 घंटा भी बहुत होता है। हम 17 तारीख को कैबिनेट है, और मुझे 100% उम्मीद है कि 17 की कैबिनेट में हम उस पॉइंट को हम लेके आएंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आपने कहा कि आप लेकर आएंगे नई फीस एक्ट को लेकर, आपने कहा, लेकिन आपने कहा हमने छात्रों की संख्या बढ़ाई स्कूलों में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शिक्षकों की संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी? जी, बढ़ी, उसका आंकड़ा है? बिल्कुल उसका आंकड़ा है तिलक जी। जी। मैं आप मोटा मोटा आंकड़ा ये देखिए, प्रमाण देना चाहूँगा कि पहाड़ में, दुर्गम क्षेत्रों में हमेशा इस बात के लिए आंदोलन होते थे कि हमारे यहाँ अध्यापक नहीं है, अध्यापक दे दो। एक ही आंदोलन चलते थे पहाड़ में हमेशा, कई सालों से आपने देखा, आपको बहुत पुराना अनुभव है तिलक भाई। आज की डेट में पहाड़ में एक भी जगह शिक्षक के लिए आंदोलन कहीं चल रहा हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। हमने लगभग 5000 गेस्ट टीचरों की तैनाती की, और तैनाती वहाँ की जहाँ छात्र संख्या थी अधिकतम थी, और जहाँ छात्र संख्या बढ़ सकती थी। दिक्कत क्या आती थी छात्र संख्या सरकारी स्कूलों में क्यों घटती थी कि स्कूल में मैथ पढ़ने वाले बच्चे हैं और वहाँ हिंदी का अध्यापक होता था, कई जगह साइंस पढ़ने वाले बच्चे हैं वहाँ संस्कृत का अध्यापक होता था। हमने विषय वार, जहाँ अध्यापकों की कमी थी, हमने विषय वार अध्यापकों की तैनाती की है, हमने प्रवक्ताओं की तैनाती की, हमने एलटी की तैनाती की। अभी लगभग 2600 डीएलएड शिक्षक, प्राइमरी शिक्षकों की हमने तैनाती की, काउंसलिंग चल रही है। लगभग 2000 से ज़्यादा तो तैनाती हो चुकी है उसमें, प्राथमिक शिक्षकों में जिन्होंने डीएलएड किया, और 2600 उसको हमें करना है। नहीं, मैं वही सूची देख रहा था। एक सर, basic- एक सवाल ये लगभग था- मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम बता रहा हूँ, हो सकता है कि जो हमने प्रवक्ता, एलटी और गेस्ट टीचर और जो हमारे ये प्राथमिक शिक्षक है, इनकी संख्या लगभग 11,000 से ज़्यादा, इससे कम नहीं होगी। 11,000 बोल रहा हूँ, मिनिमम संख्या जो नई शिक्षकों की भर्ती हमने की है, कम से कम 11,000 होगी, इससे ऊपर होगी, नीचे नहीं होगी। सर, एक सवाल आपने अभी कहा कि शिक्षा का स्तर बढ़ा, जो बहुत नीचे था, 4थे स्थान पर हम आए, लेकिन क्योंकि आपने कहा, आपने अभी बीच में कहा कि कोविड की वजह से हम फीस एक्ट नहीं ला पाए, लेकिन आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कोविड की वजह से जो दुर्गम क्षेत्र के बच्चे थे वो पढ़ाई भी नहीं कर पाए, क्योंकि ना उनके पास स्मार्टफोन थे, ना उनके पास इंटरनेट की व्यवस्था थी। तो इसकी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी? 100% सरकार की जिम्मेवारी है, शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी है, शिक्षा मंत्री की जिम्मेवारी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन बच्चों पे एंड्रॉयड मोबाइल नहीं थे, हमने दूरदर्शन के माध्यम से हमने अपने एपिसोड चलवाए, ज्ञानदीप कार्यक्रम का। हमने रेडियो कम्युनिटी के माध्यम से जहाँ कनेक्टिविटी नहीं होती है, हमने वहाँ भी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की। हमारे अध्यापक, आंकड़े हमारे पास हैं, जहाँ दुर्गम इलाके में कई जगह अध्यापक हैं जो बिना किसी शासनादेश के उन दुर्गम गाँव में जाके बच्चों को, उनको मोटिवेट करने का काम और पढ़ाने